गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम जो नोट्स की सीरीज कर रहे थे जिसमें क्लास 12th हिस्ट्री के सारे नोट्स डिस्कस हो रहे थे, इसमें आज हम चैप्टर 8 पे पहुंचे हैं, पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। अगर आपने इससे पहले का कोई भी चैप्टर मिस किया है तो आपको मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं वहां पे इसको डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशंस। पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड एंड द स्टेट। तो फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, अब जो बेसिक सोसाइटी थी, विलेजेस जो थी, उनमें फार्मर्स रहते थे। फार्मर्स पूरे साल काम करते थे ये चीज इंश्योर करने के लिए कि क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे से उगे। जमीन को प्लॉ किया जाता था, उसमें बीज डाले जाते थे और फिर जब वो फसल पूरी तैयार हो जाती थी तो फिर उसको हार्वेस्ट किया जाता था। फार्मर्स और चीजें जैसे कि शुगर हो गई, तेल हो गया, ये भी प्रोड्यूस कर रहे थे। सनफ्लावर ऑयल, अगर किसी ने सनफ्लावर लगाए हैं तो फिर उससे वो ऑयल प्रोड्यूस करते थे, तो ये सब चीजें भी किया करते थे। हर जगह पे एग्रीकल्चर एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि मौसम अलग है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे पथरीले एरिया है। यहाँ पे इतनी अच्छी, कहीं पे बहुत ही ज्यादा मिट्टी बहुत ही अच्छी है कि आप एक साल में दो दो तीन तीन क्रॉप ग्रो कर सकते हो। तो जगह के हिसाब से वेरी करता है। ये सब बातें हमें कैसे पता है? तो किसान अपनी जिंदगी के बारे में नहीं लिखता, एक आम इंसान अपनी जिंदगी के बारे में नहीं लिखता है। तो 16th और 17th सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एन ए अकबरी। ये अबुल फैजल ने लिखा था जो कि अकबर के कोर्ट में थे और अकबर ने उनको बोला तो उन्होंने एन ए अकबरी, जो कि अकबर नामा पूरा उन्होंने, उसमें से एक पार्ट है एन ए अकबरी, उन्होंने लिखा। इसमें हमें किसानों के बारे में, फसल के बारे में पता चलता है। एन यानी एन ए अकबरी लिखने का मेन जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि अकबर के एम्पायर में वहां की जो रूलिंग क्लास और सोशल हार्मनी में कैसे पुअर और रिच साथ में रहते हैं वो सब कुछ दिखाने का एक तरीका था। इसके अलावा हमें कुछ और भी रिटन सोर्सेस मिलते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के एरिया में 17th 18th सेंचुरी में। लेकिन ये हमें समझाने में हेल्प करते हैं कि किसान और जो राजा या स्टेट है, प्रजा और राजा के बीच के रिलेशंस कैसे रहे होंगे। अब अगर हम पानी की बात करें और टेक्नोलॉजी की बात करें, कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, तो जो लेबरर्स थे, मजदूर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ। प्राइमरी पर्पस जो खेती करने का पहला पर्पस होता था कि लोगों का पेट भरना है। डेली नीड के क्रॉप चावल, गेहूं, ज्वार, ये ग्रो किए जाते थे। चावल उन एरिया में ग्रो किया जाता था जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, 40 इंचेस पर ईयर जहाँ पे बारिश हो रही है। बाकी रही बात गेहूं की, ज्वार की, मिलेट्स की, तो ये कम जहाँ पे बारिश होती है वहां पे भी उगाए जा सकते हैं। जो पानी है, इरिगेशन है, उसको स्टेट भी सपोर्ट करती थी। इंडिया में स्टेट जो है, ये कैनाल, जो नहर होती हैं उनको और ड्रेन्स को, नई नई कैनाल्स बनवाना और पुरानी वाली को रिपेयर कराना, ये सब काम स्टेट कराया करती थी। और जैसे शाहजहां के टाइम पे एक शाह कैनाल बिल्ड करवाई गई थी पंजाब में, क्योंकि जितनी ज्यादा फसल उगेगी तो टैक्स भी उतना ज्यादा मिलेगा, इसीलिए स्टेट इरिगेशन को सपोर्ट करती थी। फार्मर्स प्लो, कैटल और हो, ये सब इक्विपमेंट्स भी यूज करते थे। पंचायत होती थी उस टाइम पे, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, वो सब चीजें, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिनके पास भी जमीन है वो पंचायत में यूजुअली इंपॉर्टेंट पीपल होते थे। काफी सारे अलग अलग कास्ट के लोग इकट्ठे रहते थे, तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी पंचायत में। छोटी बड़ी कोई भी अगर नोकझोंक है, लड़ाई है, तो वो पंचायत में सुलझाई जाती थी।
सबको पंचायत का डिसीजन मानना पड़ता था। जो पंचायत का हेड होता था, हेडमैन, उसको मुकद या फिर मंडल भी बोला जाता था। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इन्हें जो भी वहां के बुजुर्ग लोग होते थे वो इनको इलेक्ट करते थे। चीफ यानी कि जो ये मंडल है, ये हेड है, ये तब तक हाफ ओनली, जब तक विलेज के एल्डर्स जो बुजुर्ग हैं वो सपोर्ट करते हैं उसको, तब तक वो हेड है, अदरवाइज उसकी पावर खत्म हो जाती थी। अब उनकी ड्यूटीज क्या होती थी? जो हेड है, जिसको आज की डेट में हम सरपंच बोलते हैं, वो हेडमैन जो मुकद या फिर मंडल होता था, उसको लोगों की इनकम का, आमदनी का रिकॉर्ड रखना, खर्चों का रिकॉर्ड रखना, और पंचायत में कितना खर्चा हुआ है, कॉमन ट्रेजरी, हर चीज का ध्यान रखना, हर इंसान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब काम। ऑन दी अदर हैंड, अगर कभी बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो उन चीजों के लिए भी फंड्स रखना और मेंटेन करना। कम्युनिटी वर्क होता था, लोग साथ में मिलके कुएं बनाया करते थे, नहर डिग किया करते थे, क्योंकि ये एक इंसान के बस का काम नहीं है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। पंचायत का मेजर फंक्शन ये होता था कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, वो इकट्ठे रहें, अपनी लिमिट्स में रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और शादी भी मंडल जो हेड होता था उसके सुपरविजन में होती थी कि कास्ट को डिसरिगार्ड ना किया जाए, उस चीज का ध्यान रखा जाता था। अब मजदूर, कुछ आर्टिसंस, कारीगर भी हुआ करते थे। अराउंड 25% के करीब जो फार्मिंग और रूरल एरियाज में हाउस होल्ड होते थे वो कारीगर होते थे, आर्टिसन होते थे। कभी कभी किसान और आर्टिसन के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये दोनों लगभग दोनों तरीके का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम भी और खेती का काम भी। जब फार्मर एक स्पेयर टाइम है उसका और कोई काम नहीं है उसके पास, तो वो उस वक्त हैंडीक्राफ्ट का काम भी कर सकता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता था। जो गांव के एरिया में कारीगर होते थे वो होते थे पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, सोनार हो गया, कारपेंटर हो गया, बार्बर हो गया, इवन गोल्ड स्मिथ की भी सर्विसेज को लोग लिया करते थे। और उस टाइम पे करेंसी नहीं होती थी, तो इनसे सर्विस लेने के एक्सचेंज में जो भी वो फसल उगती थी, उस क्रॉप का कुछ हिस्सा या फिर वेस्ट लैंड का कुछ हिस्सा उनको देते थे। अब उस सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल था? तो वुमेन कंधे से कंधा मिला के मेन के साथ चलती थी। मेन जो होते थे ये प्लो करते थे फसल, जो मतलब खेत है उसको प्लो करते थे। तो उसमें बीज डालने का काम, उसमें कोई अगर वीड्स हैं, कोई अनवांटेड पौधे हैं जिनको निकालना पड़ेगा, उनको हटाना, फसल पूरी उग चुकी है उसको उसको हार्वेस्ट करना, ये सब काम में वुमेन हेल्प करती थी। इंडिविजुअल फार्मर जेंडर डिस्टिंक्शन स्टार्टेड टू मेड, जब जैसे जैसे क्या हुआ, खेत बड़े होते थे, तब ये जेंडर डिफरेंस नहीं होता था। जब खेत डिवाइड होके छोटे हो गए तो काम कम हो गया, तो जेंडर डिफरेंस तब बढ़ा। तब वुमेन को घर के काम करना शुरू कर दिया और मेन बाहर जाने शुरू हो गए। वेस्टर्न इंडिया में जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है वुमेन का, तब उनको पॉटर्स व्हील और हॉल, इन सब चीजों को टच करना अलाउड नहीं होता था। जैसे बंगाल के एरिया में पान के जो गार्डन होते थे उनमें वुमेन को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अलाउड नहीं होता था एंटर करना। वुमेन के पास इक्वल प्रॉपर्टी राइट होते थे, बराबर का हक होता था, चाहे वो किसान है चाहे वो कारीगर है। वुमेन औरों के घर में भी जाके, सपोज आपने पैलेसेस में देखा होगा कि पैलेस में क्वींस तो काम नहीं करती थी, तो वहां पे खाना बनाना, वहां के हर चीज का ध्यान रखना, तो उसके लिए और क्या कहते थे, मुझे हिंदी में टर्म नहीं याद आ रही, मेड्स होती थी उस वक्त, जो चीजों का दासी कहते थे उनको। तो वो इस तरीके से जो फीमेल होती थी वो ऐसे भी बाकी मार्केट्स में जाके या घर में जाके भी काम किया करती थी। वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता था, क्योंकि वुमेन मदर बनती है तो शी यूज टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, जो कि उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। रूरल सेक्शन में मैरिज रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ द ब्राइड्स प्राइस, तो मतलब उस वक्त डाउरी नहीं होती थी। फीमेल, आज की डेट में क्या होता है, फीमेल को मेल को पैसे देने पड़ते हैं, डाउरी उसको कहते हैं। लेकिन तब रिवर्स होता था, तब मेल को फीमेल को प्राइस मनी, ब्राइड्स प्राइस देना पड़ता था। जो घर का हेड होता था एंड सस्पिशियस इनफिनिटी वुमेन वो पनिश सीवियरली। अगर कोई ऐसी वुमेन है जो बेबी नहीं दे सकती है
या फिर कोई भी, तो फिर उनको पनिश किया जाता था, बिकॉज बेबी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। इसीलिए अब अगर हम ऐसी बात करें, ये सब तो हमने रूरल सोसाइटी की बात की जहाँ पे लोग एक्चुअल में एक स्टेबल जगह पे रहते हैं। व्हाट अबाउट जंगल या उनके क्लैन कस्बे जो उनके होते थे? तो रूरल इंडिया में पीपल सेटल होते थे, बट कुछ डीपली कल्टिवेटेड रीजन्स थे नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, तो वहां पे फॉरेस्ट थे, जंगल थे या श्रब्स हैं। तो वर्ल्ड वाइड पीपल, उन लोगों को जंगल्स जो इनमें रहते हैं, इन द जंगल्स, उनको जंगली टर्म भी दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसिविलाइज है, उनको ये टर्म दी जाती है। वर्ड रेफर टू लिविंग फॉर, ये जंगल्स में जंगली ये टर्म दी जाती है। और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते हैं, हंटिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनको ये टर्म दी जाती है। इट्स नॉट रेफर्ड एज अनसिविलाइज्ड। ये लोग क्या करते थे, सीजन के हिसाब से सामान इकट्ठा करते थे पेड़ों से, फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हुई हुई चीजें इकट्ठी करनी, समर के स्प्रिंग के टाइम में जो भी इनको पेड़ों पे मिला वो इकट्ठा करते थे, समर के टाइम में फिशिंग, खेती बाड़ी मानसून के टाइम में, और ऑटम में कुछ नहीं उग सकता तो उस टाइम पे हंटिंग। जमींदार, ये एक ऐसा सेक्शन होता था हुज इनकम एग्रीकल्चर से आती थी, लेकिन ये खुद खेतों में काम नहीं करते थे, ये ओनर होते थे जमीन के। और इनका स्टेटस बहुत ऊंचा होता था क्योंकि इनके सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकली भी बहुत, मतलब इनकी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। एक रीजन कि इनका स्टेटस था ज्यादा क्योंकि वो था कास्ट, और दूसरा रीजन था सर्विसेज टू स्टेट, क्योंकि ये राजा के अंडर आते थे, स्टेट, फिर जमींदार, और फिर बाकी के फार्मर्स। तो इनको जमींदार टैक्स देते थे, फार्मर जमींदार को देते थे, और फिर जमींदार स्टेट को देता था। तो इनका एक रिलेशन था एक दूसरे के साथ, तो भी ये पावरफुल थे। ये जमींदार जो होते थे ये लेबर यूज करते थे और खुद काम नहीं करते थे। जमींदार की कभी वो चाहे तो अपनी जमीन को बेच सकते थे जब भी उनका मन करे। सेकंड, जमींदार सिर्फ टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, ये उनका एक पार्ट होता था। इसके अलावा जमींदार फाइनेंशियल कंपनसेशन भी देते थे, अगर विलेजर्स के बिहाफ पे कुछ गलत हो जाए, अगर तो स्टेट को जुर्माना भरना है तो वो जमींदार भरता था। जमींदार के पास खुद के ट्रूप्स होते थे, हथियार होते थे, कैवेलरी होती थी, आर्टिलरी, इनके पास खुद के सोल्जर्स होते थे। तो आप देख रहे हो कि इनके पास एक पावर हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात है इनको उस एरिया में लोग ज्यादा वैल्यू करते थे। अब जमीन से टैक्स कैसे लिया जाता था, और क्योंकि जो ये रेवेन्यू आ रहा है यही मेन फाउंडेशन है जिससे मुगल एम्पायर चलता था, तो इस पूरे एरिया को मैनेज किया जाता था, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, और इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीवान पे होती थी, जो ये फाइनेंस सब पैसे का काम ध्यान देते थे, अकाउंट्स रखे जाते थे, और पूरी फार्मिंग से रिलेटेड हर चीज को उसमें मेंशन किया जाता था। टैक्स फिक्स होते थे, और हु कलेक्टेड लैंड इंफॉर्मेशन, वो लोग इस टैक्स को फिक्स करते थे। लैंड रेवेन्यू दो फेजेस में होता था। फर्स्ट होता था असेसमेंट, अभी अंदाजा लगाया है कि इस जमीन से कितनी फसल उगेगी, कितने पैसे मिलेंगे। और सेकंड होता था कि एक्चुअली हाथ में कितना आ रहा है, उसके बेस पे फिर रेवेन्यू होता था, और फिर वो टैक्स इकट्ठा होता था। अमाउंट डिपॉजिट करना होता था, डिपॉजिट प्रिस्क्राइब होता था। अमाउंट रिसीव्ड एक्चुअली, जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हो रहा है वो सेकंड पार्ट होता था। अकबर अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर किया करते थे, और विलेजर्स को उनको पे करना होता था कैश में। अगर वो कैश में नहीं पे कर सकते, जैसे वो जंगल में रहते हैं या वो नहीं कैश में पे कर सकते, तो क्रॉप भी दे सकते थे अपना, उनके पास और ऑप्शंस भी अवेलेबल होते थे। सिल्वर फ्लक्स, अब क्या हुआ, 16th और 17th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में ट्रेड शुरू हुआ, न्यू वर्ल्ड एक्सपेंशन हुआ एशिया के ट्रेड का, स्पेशली इंडिया का यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ा। और मेरीन जो पानी का ट्रेड है वो भी बढ़ा, नए गुड्स स्टार्ट हुए ट्रेड होने। तो इससे क्या हुआ, सिल्वर, चांदी बहुत लार्ज अमाउंट में एशिया में आने लगी, क्योंकि लोग गुड्स लेने के बदले, अगर आपने गुड्स बेचे हैं यूरोप को तो उसके बदले आपको वो सिल्वर दे रहे हैं। तो इस तरीके से यूरोप से सिल्वर आ रहा था और हमारे गुड्स वहां जा रहे थे, तो इस अकॉर्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चांदी इंडिया में आ रही थी। एंड दिस वॉज गुड फॉर इंडिया, देयर वॉज नो नेचुरल सिल्वर रिसोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा नेचुरल चांदी का रिजर्व नहीं है।
तो उस कारण से ये हमारे देश के लिए अच्छा था क्योंकि हमें बाहर से सिल्वर आता था। तो ये शॉर्ट में बिल्कुल आपके नोट्स थे इस पूरे चैप्टर के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो या फिर इससे पहले के जो चैप्टर्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, नोट्स फॉर्मेट में है, ताकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप क्विकली एक आइडिया मिल जाए ताकि आप आंसर लिख सको। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ये रिविजन के पर्पज से है। इससे पहले मैंने 15 मिनट्स की भी कुछ वीडियोस बनाई थी, तो मुझे कुछ बच्चों के उसमें कमेंट आए थे कि मैम क्या ये इनफ है, हम यही पढ़ के एग्जाम में चले जाएं। तो देखो, अगर आप रिविजन के तौर से कहो तो हाँ, रिविजन में इसमें इनफ है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लास्ट मिनट में तो ये इनफ है। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास अभी एक हफ्ता या कुछ टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के डिटेल में 2 घंटे के राउंड की वीडियोस हैं या पार्ट्स में भी देख सकते हो, तो वो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया पूरा चैप्टर। अगर पढ़ने का मन ना करे तो बस प्लग इन करके सुन लेना एक स्टोरी की तरह, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।